प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अरिहंत एजुकेटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ या भूवैज्ञानिक समय सारणी जिसको हम कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक हमने पृथ्वी को विभिन्न महाकल्पों, कल्पों और युगों में विभाजित किया हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी यूनिट होती है उसको हम महाकल्प या एरा की संज्ञा देंगे। तत्पश्चात इन्हीं महाकल्पों को युगों में विभाजित किया जाता है और इन्हीं युगों को आगे छोटे-छोटे इकाइयों में विभक्त करके पीरियड्स या शक में विभाजित किया जाता है। तो सबसे बड़ी इकाई जो है वो महाकल्प है, एरा है, तत्पश्चात युग है और तत्पश्चात पीरियड्स का नाम आएगा। इन समस्त पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी की बात करें, तो पूरी पृथ्वी को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के समय को 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, पहला महाकल्प है एज़ोइक महाकल्प, दूसरा है पैलियोज़ोइक महाकल्प, तीसरा है मेसोजोइक महाकल्प, सियोनोजोइक महाकल्प और अंतिम नियोजोइक महाकल्प। इन पांचों महाकल्पों को युगों में और इन युगों को विभिन्न शकों में विभाजित किया गया है। तो हमें एक-एक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि इसके लिए इसका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बनता है सियोनोजोइक महाकल्प का वर्णन करें या सियोनोजोइक महाकल्प में घटित घटनाओं पर चर्चा कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। दूसरा प्री के हिसाब से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन-सा कालक्रम, कौन-सा जो पीरियड है वो किस महाकल्प का है, किस काल का है, या जो स्पेसिफिक वर्ड है जैसे मत्स्य युग किसे कहा जाता है या उर्गों का युग किसे कहा जाता है, मनुष्यों का युग किसे कहा जाता है, कोयले का युग किस एरा को, किस कल्प को कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे प्री के अकॉर्डिंग। आरएस में, मेंस में एक बार आया हुआ है कि पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को समझाइए, दूसरी बारी एज़ोइक महाकल्प को समझाइए। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं और हमें हर एक एरा की, हर एक कल्प की कुछ 4-5 बातें याद होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारे सामने एक सारणी आपको दिख रही होगी जिसमें हमने विभाजित किया हुआ है, तो हम एक-एक को यहीं पर हल्का-फुल्का डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहला आता है एज़ोइक महाकल्प। इसको 2 भागों में बाँटा गया है जिसमें आर्कियन और प्री-कैम्ब्रियन नाम आएँगे। अब अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग इसका टाइम पीरियड लिखा हुआ मिलेगा। एक में मिलेगा 250 से 150 सीआरबीसी आर्किन के लिए, 150 टू 70 या 60 सीआरबीसी मिलेगा प्री कैम्ब्रियन के लिए। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो एरा है ये 60 सीआरबीसी पे खत्म होना चाहिए। ये आपको गांठ बांध लेनी है कि एज़ोइक महाकल्प जो है, एज़ोइक एरा जो है वो 60 सीआरबीसी पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सीआर मतलब करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे कि 60 करोड़ वर्ष पूर्व पर ये समाप्त हो जाना चाहिए। अब अलग-अलग किताबों में अलग-अलग डेटा दिए रहते हैं, तो ये हमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ क्रिएट करेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आर्किन काल है उसको हम लेते हैं 150 से 70 सीआरबीसी की ओर और प्री कैम्ब्रियन को लेते हैं 70 सीआरबीसी टू 60 सीआरबीसी की ओर हम लेते हैं। इसके पश्चात दूसरा जो महाकल्प है वो है पैलियोज़ोइक महाकल्प। पैलियोज़ोइक महाकल्प को 5 कल्पों में विभाजित किया गया है। इसको हम प्रथम युग कहते हैं। पैलियोज़ोइक को क्या कहा जाता है? प्रथम युग कहा जाता है। इसको हमने 5 शकों में विभाजित किया है, 6 शकों में विभाजित किया गया है। सॉरी 5 बोले हैं। 6 शकों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला नाम आता है कैम्ब्रियन, दूसरा ऑर्डोविशियन, तीसरा सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। अब हमें ये याद रखना है। हमें ये याद करने के लिए आपको एक ट्रिक मैं दे रहा हूँ, वो है केस ऑन डीसीपी। ये आपको ट्रिक याद करनी है, इससे आपको ये याद हो जाएगा कि जो हमारा पैलियोज़ोइक महाकल्प है, इसमें कौन-कौन से काल है। जैसे सी से हो जाएगा कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन आएगा, तो ये वहाँ से याद हो जाएगा कैम्ब्रियन काल। फिर है ए से ऑर्डोविशियन काल और एसई से हो जाएगा आपका सिल्यूरियन काल। तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन, जिसको हम प्राचीन पुराजीवी महाकल्प भी कहते हैं। इसके पश्चात नवीन पुराजीवी महाकल्प की अगर हम बात करें, एरा की बात करें, इसमें आता है डिवोनियन, डी से डिवोनियन, सी से कार्बोनिफेरस और पी से पर्मियन। ओन जो है वो एक कनेक्टिव पॉइंट हमने बनाया। तो ध्यान रखना, केस ऑन डीसीपी। तो केस, तो सी से सबसे पहले कैम्ब्रियन काल, ऑर्डोविशियन काल, सिल्यूरियन काल, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन काल। अगर इनके कालक्रम की बात करें तो 60 करोड़ वर्ष पूर्व पे हमने समाप्त किया है प्री कैम्ब्रियन काल को। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे 60 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक क्या रहने वाला है, पैलियोजोइक महाकल्प रहने वाला। अगर हम इनके भी क्लासिफिकेशन की बात करें कि भाई आपसे पूछ ले कैम्ब्रियन का कालक्रम बता दो, हम कहेंगे 60 से 50। आपसे कहते हैं ऑर्डोविशियन बता दो तो 50 से 44। आपसे ये पूछ ले कि भाई आप सिल्यूरियन का बता दो तो 44 टू 40 सीआरबीसी। नेक्स्ट डिवोनियन का होगा
40 सीआरबीसी टू 35 सीआरबीसी। कार्बोनिफेरस का हो जाएगा 35 टू 27 सीआरबीसी और जो पर्मियन है उसका हो जाएगा 27 टू 22.5 सीआरबीसी। ध्यान देने वाली ये बात है कि एजोइक में प्रथम पर्वत निर्माणकारी घटना घटित हुई थी और पैलियोजोइक में द्वितीय और तृतीय पर्वत निर्माणकारी घटना घटित हुई थी। ये दो घटनाएं यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो घटित हुई थी। इसके बाद आता है मेसोजोइक काल। हमने बहुत सारी मूवीज हॉलीवुड की देखी है, जुरासिक पार्क वाली। तो जुरासिक काल है ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ये तीनों कालक्रम जो है वो किस में आते हैं? मेसोजोइक में आते हैं। मेसोजोइक की अगर टोटल टाइम पीरियड की बात करें तो 22.5 सीआरबीसी टू लेकर 7 सीआरबीसी तक चलेगा, जिसमें 3 कल्प होंगे। पहला कल्प आपके पास है ट्रियासिक, दूसरा है जुरासिक और तीसरा है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस काल में चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी जो घटना है वो प्रारंभ हुई और इस पूरे सियोनोजोइक काल तक चलती रहेगी। सियोनोजोइक का जो लास्ट प्लायोसीन काल आएगा उसमें शिवालिक की उत्पत्ति हम देखेंगे। यानी कि जो चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी घटना है वो मेसोजोइक के अंतिम चरण से लेकर पूरे सियोनोजोइक तक चलती दिखाई देगी। ठीक है, तो मेसोजोइक के 3 काल हमें याद रखना है, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ट्रियासिक की बात करें 22.5 सीआरबीसी टू 18 सीआरबीसी, जुरासिक 18 सीआरबीसी टू 13.5 सीआरबीसी और 13.5 सीआरबीसी से 7 सीआरबीसी के बीच में कौन सा आ जाएगा? आपका क्रिटेशियस काल आ जाएगा। ये सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। और पृथ्वी पर सबसे कठोरतम यदि काल की बात की जाए कि सबसे कठोरतम काल कौन सा है, तो वो कौन सा है? ट्रियासिक काल। जलवायु गर्म हो गई थी, वाष्पीकरण ज्यादा हो गया था, शुष्क एरा था, लगभग जीव जंतु क्या हो चुके थे? यहाँ पर समाप्त हो चुके थे। नेक्स्ट अपने पास है सेनोजोइक काल। महाकल्प की बात कर रहे हैं। सेनोजोइक को हम टर्शियरी युग कहते हैं। तो हम यही पढ़ते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है वो कब हुई है? टर्शियरी युग में हुई। क्रिटेशियस से शुरुआत मानते हैं हम पर्वत निर्माणकारी घटना की, लेकिन वृहद हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है? तो टर्शियरी काल से शुरू हुई है, तृतीय काल से शुरू हुई है, जिसको हम सियोनोजोइक महाकल्प भी कहते हैं। इस सियोनोजोइक महाकल्प को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। आपको ये ध्यान देना है कि प्लायोसिन और प्लिस्टोसिन में हम कंफ्यूज क्रिएट हो सकता है, हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि प्लिस्टोसिन और प्लायोसिन में क्या था। तो प्लायोसिन जो है वो है सियोनोजोइक का या सेनोजोइक का, वहीं प्लिस्टोसिन जो है वो है नियोजोइक का, नूतन है ये। तो ध्यान रखना, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन कालक्रम की बात करें 7 सीआरबीसी टू 10 लाख वर्ष पूर्व तक की बात करनी है हमने, 10 लाख बिफोर क्राइस्ट की बात करनी है अपने को। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना कि भाई ये जो आपके 7 से 4 होगा वो है इयोसिन, 4 से 2.5 होगा ओलिगोसिन, 2.5 से 1.10 होगा मायोसिन और 1.10 से 10 लाख वर्ष तक होगा प्लायोसिन। ये कालक्रम है, हमें याद रखना। इसके बाद नियोजोइक की बात करें, 5वां महाकल्प, इसको हम चतुर्थ युग क्वाटरनरी एपोच कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटा है, होलोसिन, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। प्लिस्टोसिन अंतिम हिमयुग है, इसमें बहुत सारे हिमयुग आए हैं, जैसे ब्रिटेन के हिमयुग आए हैं। पेंक और ब्रुकनर ने इसको डिफाइन किया था, गुंज, वर्म, ऐसे कुछ नाम आएंगे। इसी तरह से अमेरिका के 4 हिमयुग आ जाएंगे और हिमयुग के बीच में अवान्तर यानी कि अंतर हिमयुग का भी हम विवरण यहाँ पर करेंगे। इसके पश्चात है होलोसिन कल्प, जो कि लास्ट है 10,000 या 10 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान तक इसको हम मानते हैं, जो कि मनुष्यों का युग है। मनुष्य ने कृषि और पशुपालन करना इसमें सीखा है। तो एक मोटा-मोटा खाका जो हमने तैयार कर लिया है कि आपने देखा, सबसे पहले एज़ोइक है आर्कियन प्रीकैम्ब्रियन के रूप में। एक बारी आप यहाँ से देखने की कोशिश करें, आपको और ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये देखें, एज़ोइक आर्कियन प्रीकैम्ब्रियन है 250 सीआरबीसी टू 70 सीआरबीसी, प्रीकैम्ब्रियन 70 सीआरबीसी टू 60 सीआरबीसी है। पैलियोज़ोइक महाकल्प की बात करें, जिसको हम प्रथम युग कहते हैं, तो कैम्ब्रियन काल, ऑर्डोविशियन काल, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन काल है, जिसका 60 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक विवरण हम करते हैं। इसके बाद है मेसोजोइक, द्वितीय युग, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो अब आपको याद है कि जुरासिक है, जुरासिक के अंदर डायनासोर हमने देखे थे, यानी कि बड़े-बड़े जो जीव हैं, बद्दे से जो अपना वजन नहीं ढो सकते, बहुत बड़े-बड़े जीव हैं, उनका विकास यहाँ पर हुआ। उभयचर के इनको क्या कहते हैं? युग कहा जाता है। फिर अपने कहेंगे सेनोजोइक, 3 ट्रिशरी काल, जिसको हमने 4 भागों में बाँटा है, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, ईओएमपी, या यूँ कह सकते हैं इमरजेंसी ऑन एमपी लग चुकी है राष्ट्रपति की। व्हाटएवर जो भी आपको इसमें सूटेबल जो ट्रिक लगे आप याद कर सकते हैं। फिर नियोजिक, चतुर्थ युग, प्लिस्टोसिन और होलोसिन में हम बाँटेंगे। तो ये अपना पूरा का पूरा जो है कालक्रम रहने वाला है। अब हम बात करेंगे एक-एक एरा की, एक-एक महाकल्प की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज़ोइक महाकल्प की। आपको दिख रहा होगा एज़ोइक। अब यहाँ याद रखिए कि ये जो एज़ोइक की बातें हम एक साथ करेंगे। यहाँ प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग बात लिखी हुई है।
तो अपने को एजोइक को याद रखना है। एजोइक की सारी बातें यहीं पर दोहराई गई है। सबसे पहले ज्ञात सबसे प्राचीन महाकल्प पृथ्वी की उत्पत्ति से 1.5 अरब वर्ष पूर्व तक माना जाता है। तो आर्कियन की बात हो रही है, साथ में एजोइक की भी बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन जो महाकल्प है वो कौन सा है? एजोइक का, जो अब तक ज्ञात है, जो अब तक क्या है हमें पता है, हम जानते हैं इसके बारे में, वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने इसके बारे में जाना है, समझा है, पढ़ा है, पढ़ाया है। तो ये कौन सा है? ये है आर्कियन शक का या फिर एजोइक महाकल्प। सबसे प्राचीन शैलें या आग्नेय शैल इसी क्रम में मिलेगी जो भूपटल का आधार बनाती है। इस महाकल्प की यानी कि एजोइक महाकल्प की समाप्ति पर ह्यूरोनियन हलचल हुई, जिससे पेंजिया 4 भूखंडों में विभाजित हो गया। पेंजिया और जो पैंथालस है उसके बारे में हम वेगनर के सिद्धांत के बारे में समझते हैं, उसके बारे में उसके जानकारी प्राप्त करते समय हम समझते हैं पेंजिया और पैंथालसा। पेंजिया एक महाद्वीप था, पैंथालसा पूरा का पूरा एक ही सागर था। बाद में उनमें विखंडन हुआ तो वो विभिन्न महाद्वीप और महासागरों का विकास हुआ, वो चीजें हमें समझने को मिलेगी। किंतु यहाँ ध्यान रखें, एजोइक महाकल्प में सबसे पहले जो पेंजिया है वो 4 भागों में विभाजित हुआ। पहला भाग है कैनेडियन शील्ड, दूसरा भाग है बाल्टिक शील्ड, तीसरा है साइबेरियन शील्ड और चौथा है गोंडवाना शील्ड। तो ये 4 भाग अपने को याद रखने हैं, कैनेडियन, बाल्टिक, साइबेरियन और गोंडवाना शील्ड। तो कुछ लाइनें जो इंपॉर्टेंट है तो आप याद रख लेंगे कि एजोइक के अंतिम में ह्यूरोनियन हलचल हुई, जिससे पेंजिया 4 भागों में विभाजित हुआ। उन 4 भागों के नाम क्रमशः कैनेडियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड, साइबेरियन शील्ड और गोंडवाना शील्ड या खड्ड कह सकते हैं इसको। इस महाकल्प में मुख्य शैलों में नीस और ग्रेनाइट है, जिनमें सोना और लोहा मुख्यतः अपने को देखने को मिलेगा। और बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस तथा चारकोनाइट नीस भी इसी काल में निर्मित हुई हैं। ये हो गया आर्कियन काल की बातें और एजोइक के प्रारंभिक वर्षों की बातें हो गई। एजोइक में ही दूसरा काल आता है प्रीकैम्ब्रियन काल। तो बाद के वर्षों की बातें बताएं तो नदियों एवं सागरों का निर्माण होना शुरू हुआ और सागरीय घास का निर्माण होना शुरू हुआ। रीढ़ विहीन, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, ऐसे जीव सागरों में पनपना शुरू हुए थे। लेकिन स्थलीय भाग जो है वो किसी भी प्रकार के जीव से, वनस्पति से क्या था? वंचित ही माना जाता है। ये ध्यान रखना, नदियों और सागरों का इसका निर्माण हुआ था। केवल सागरीय घास का उद्भव हुआ। गर्म सागरों में जो गर्म सागर, जो होठ हैं, गर्म सागरों में नरम त्वचा वाले रीढ़ विहीन जीवों का उद्भव हुआ, किंतु स्थलीय भाग जीव रहित रहा। यहाँ स्थलीय भागों में किसी भी प्रकार का कोई जीव देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि सागरीय भागों में घासें मिली, रीढ़ विहीन जीव मिले जिनकी चरम नरम त्वचा थी, लेकिन स्थलीय भाग जो है जीव विहीन था। इसी समय प्री कैम्ब्रियन काल के समय प्रथम पर्वत निर्माणकारी घटना हुई, जिसमें भारत के अरावली, धारवाड़, विंध्यन, कुड़प्पा आदि चट्टानों का उद्भव हुआ। अरावली तो पर्वतमाला है, उसका उद्गम हुआ है। और साथ ही साथ में आप देखेंगे किस किस का? तो धारवाड़, विंध्यन, कुड़प्पा चट्टानों का उद्भव हुआ है। किस काल में? एजोइक महाकल्प में, एजोइक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल। ओके, इतनी बातें आपने ध्यान में रखी। उम्मीद है इतना कुछ समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरा जो हमारे पास है वो है पैलियोजोइक एरा, जिसे प्राथमिक युग की संज्ञा भी हम देते हैं। पैलियोजोइक, प्राथमिक युग। टाइम पीरियड याद करें तो 60 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है, इसका हमें पता है। अब देखें, जो पैलियोजोइक एरा है उसकी हम वापस से बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा है। प्राचीन पुराजीवी कल्प, इसको पुराजीवी कल्प भी कहते हैं, और नवीन पुराजीवी कल्प। प्राचीन में 3 आएंगे, कैम्ब्रियन कल्प, ऑर्डोविशियन कल्प और सिल्यूरियन कल्प। नवीन में, नवीन पुराजीवी कल्प में आएंगे डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमीन। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैम्ब्रियन कल्प की। अब आपको ये हुआ कि आपसे प्रश्न आ गया कि कैम्ब्रियन काल के बारे में या कैम्ब्रियन काल की घटनाओं का वर्णन करें। आपको कुछ चीजें याद हैं, कुछ चीजें आप भूल गए। पहली लाइन आपको यही याद आनी चाहिए कि इसका टाइम पीरियड क्या है। तो 60 टू 50 सीआर बीसी कैम्ब्रियन काल का टाइम पीरियड है। दूसरी बात ये याद आनी चाहिए कि इससे पहले कौन सा था? तो कैम्ब्रियन से पहले प्री कैम्ब्रियन था, उसका टाइम पीरियड भी बता डालो कि 70 से 60। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा ऑर्डोविशियन, जिसका काल होगा 50 टू 44 सीआरबीसी, बता दिया। ठीक है, एक स्मॉल डायग्राम बना के दिखाया जा सकता है कि एक तरफ आपने प्री कैम्ब्रियन लिखा, फिर आपने कैम्ब्रियन लिखा, फिर आपने लिखा ऑर्डोविशियन। और जो कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन, उसके बीच में एक लाइन बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पहले था एजोइक महाकल्प और अभी कौन सा कल्प आ रहा है? पैलियोजोइक एरा आ रहा है, पैलियोजोइक महाकल्प आ रहा है। तो एक छोटा जो स्मॉल डायग्राम होते हैं, माइक्रो डायग्राम जिसको कहते हैं, वो आपके उत्तर को और ज्यादा सुंदरता प्रदान करता है। ओके, चले, तो 2 लाइनें हो गई। अब आपको तीसरी लाइन ये बोलनी है कि ये पैलियोजोइक महाकल्प में एक शक है। कौन? पहला शक है कैम्ब्रियन का। हो गया। अब हमें याद करना है इसमें क्या हुआ। तो सबसे प्राचीनतम अवसादी शेल, पहले आग्नेय शेल मिली एजोइक में, अभी कौन सी मिलेगी? सैंडिमेट्री रॉक्स मिलेगी। इग्नियस उसमें मिल गई तो सैंडिमेट्री यहाँ मिलेगी। तो अवसादी शेलों का निर्माण इसी युग में होता। किस युग में? कैम्ब्रियन का।
ठीक है। पहली बार समुद्र का स्थल पर अतिक्रमण हुआ, जिस कारण इस युग में शैलें अधिक विस्तृत हो गई और विश्व की प्राचीनतम अवसादी शैलों का विकास इसी युग में हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स, उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, पश्चिमी इंग्लैंड, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। सागरों में प्राय सभी रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हुआ, जिनमें से इनकी 1000 प्रजातियां सम्मिलित थी। समुद्रों में शैवाल की उत्पत्ति हुई, स्थलीय भाग जीव विहीन रहा। तो एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि स्थलीय भाग अभी भी जीव विहीन है, ना तो पेड़ पौधे है, ना वनस्पति है, ना जीव जंतु है। लेकिन समुद्री भागों में जहां पहले रीढ़ विहीन थे, अब रीढ़ वाले जीव जंतु आ चुके हैं और रीढ़ वाले जीव जंतु में लगभग 1000 प्रजातियां इसमें सम्मिलित हमने कर ली है। और साथ साथ में इंपॉर्टेंट बात है कि शैवाल की उत्पत्ति भी किस काल में हुई है, तो कैम्ब्रियन काल में शैवाल की उत्पत्ति समझी जाती है, मानी जाती है। क्लियर होगी बातें? ये हो गया आपका कैम्ब्रियन काल। फिर से याद करें, 60 सीआरबीसी टू 50 सीआरबीसी शैवाल की उत्पत्ति, स्थलीय भाग जीवविहीन है, सागरीय भागों में रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हो चुकी है। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स, दक्षिण जो आपके सॉरी उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, पश्चिमी इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए के जो कैम्ब्रियन चट्टान है उसका उद्भव हुआ है और विश्व की प्राचीनतम अवसादी शैलों का विकास भी इसी कालक्रम में देखने के लिए मिलेगा। कौन सा काल है? कैम्ब्रियन काल। पहले कौन था? प्री कैम्ब्रियन। इसके बाद कौन आएगा? ओर्डोविशियन। तो अब हम बात करेंगे ओर्डोविशियन काल की। तो ओर्डोविशियन कल्प जो है 50 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 44 करोड़ वर्ष पूर्व है। छोटी सी बात है इसकी। उत्तरी अमेरिका का आधा भाग जलमग्न हो गया और सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय थी। ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम में, किस टाइम में? ओर्डोविशियन काल के टाइम में सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया बहुत ज्यादा तीव्रता से चल रही थी। वनस्पति एवं जीव सागरीय भागों तक विस्तृत थे, किंतु स्थल मंडल जीवहीन था। अभी भी स्थल पर कोई भी जीव जंतु का विकास नहीं हुआ है। तो इतनी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। किसके बारे में? ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन से पहले कौन है? प्रीकैम्ब्रियन। ओर्डोविशियन के बाद कौन है? सिल्यूरियन। आप अगर और ज्यादा लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि प्राचीन पुराजीवी महाकल्प का दूसरा युग, दूसरा जो आपके कल्प है, दूसरा जो शक है, वो है ओडोविशियन। ठीक है। फिर है सिल्यूरियन। तीसरा जो है वो है सिल्यूरियन कल्प, 44 करोड़ वर्ष पूर्व से 40 करोड़ वर्ष पूर्व तक की घटना। इसमें हम बात करें तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का कल्प कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का क्या हो गया है? उद्भव हुआ है। साथ साथ में पहली बारी मछलियों का विकास भी इसी कालक्रम में हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ द्वितीय पर्वत निर्माणकारी घटना घटित हुई, जिसको हम कैलिडोनियन हलचल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो तीन बातें आप ध्यान रखेंगे, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का उद्भव हुआ, मछलियों का उद्भव हुआ और दूसरी कैलिडोनियन पर्वत जो निर्माणकारी घटना है वो घटित हुई और जिसके कारण अपलेशियन, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया के पर्वतों का विकास हुआ है। इस समय पर्वत निर्माणकारी घटना घटित हो रही थी, बढ़िया तरीके से चल रही थी, लेकिन ज्वालामुखी क्रिया ओर्डोविशियन काल से कम थी। ये लाइन लिखी हुई है, पहली लाइन यही है कि पर्वत निर्माणकारी घटना क्रिया सक्रिय रही, किंतु ओर्डोविशियन की भांति ज्वालामुखी क्रिया कम सक्रिय थी। ठीक है। फिर स्थल पर वनस्पतियों का जन्म हुआ, लेकिन उनमें पत्तियां नहीं थी, यानी कि जो आपके फोटोसिंथेसिस है वो नहीं हो पा रहा था। तो स्थल पर वनस्पतियों का जन्म हुआ, परंतु उसमें पत्तियां नहीं थी। सागर में रीढ़ वाले जीवों का विकास और विस्तार। स्थल पर प्रथम बार पौधों का जन्म इसी टाइम में हुआ है, लेकिन उसमें पत्तियां नहीं। क्लियर होगी बात? कौन सा काल है? सिल्यूरियन। अब देखो, पहले पत्तियां नहीं है तो बाद में पत्तियां आएंगी। जब पत्तियां आ जाएंगी तो सघन वनों का भी विकास होना चाहिए, एक प्रोसेस होनी चाहिए वो चीज की। तो अब पत्तियां नहीं, अब पत्तियां लाएंगे। तो नेक्स्ट जो डिवोनियन काल है, डिवोनियन काल 44 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 35 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। कैलिडोनियन हलचलें इसके आरंभिक समय तक चलती रही, यानी कि अभी भी पर्वत निर्माणकारी जो घटना है वो आरंभिक शुरुआती समय में, अब 44 करोड़ है तो 44 से 43 मान लो, 42 मान लो, यहां तक वो चीजें चलती रही। पर्वत निर्माण क्रिया एवं ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही। पौधों में पत्तियों, जड़ों एवं तनों का विकास हुआ। तो पहले तो पत्तियां पौधे आए, लेकिन उसमें तना नहीं, जड़ नहीं और मतलब थोड़ा बहुत जो था, ये मान्यताएं हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि इसमें पहले तो वनस्पति आई, लेकिन वनस्पति पत्तियां नहीं थी। अब पत्तियां, जड़ें, सब कुछ हो गया। फर्न वनस्पतियों और झाड़ियों से लेकर 40 फीट ऊंचे वृक्षों का भी विकास इस काल में देखने के लिए मिलता है। किस काल में? डिवोनियन काल में, डिवोनियन कल्प में 44 टू 35 सीआरपीसी। इस युग की शैलों में मछलियों के अवशेष सभी युगों की अपेक्षा अधिक प्राप्त हुए, इसलिए इसे मत्स्य युग की संज्ञा भी दी जाती है, मत्स्य कल्प की संज्ञा भी दी जाती है, एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन पर लगा लेना इसको कि एज ऑफ फिशेस किसको कहेंगे? डिवोनियन कल्प को कहेंगे। हालांकि मछलियों का उद्भव कब हुआ है? आपका सिल्यूरियन में हुआ, लेकिन जो हम एज ऑफ फिशेस कहेंगे वो किसको कहेंगे? डिवोनियन कल्प को कहेंगे। ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। साथ में ऊंचे पेड़ पौधों का विकास हो गया। अब देखिए, सिल्यूरियन में पेड़ वनस्पति थे, जन्म हुआ, लेकिन पत्तियां नहीं थी। डिवोनियन में
उत्पत्तियां भी हुई और बड़े लंबे 40 फीट ऊंचे वृक्षों का भी विकास हुआ। जब इतना कुछ हो रहा है तो कार्बोनिफेरस काल में जब पत्तियां आएंगी तो सघन वनों का विकास होगा या नहीं होगा? और यही सघन वन बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? भूमि में दब जाएंगे और कोयले का विकास हो जाएगा। तो ये लिखा है कि सघन वनों एवं दलदलों की उत्पत्ति हुई थी कब? कार्बोनिफेरस युग में। 35 to 27 सीआरबीसी पूर्व की बातें हैं। ये वन भूमि में दब गए और कोयले में परिवर्तित हो गए और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कोयला कल्प की संज्ञा दी जाती है, कोयला युग की संज्ञा दी जाती है। क्लियर होगी बात? पहली बात तो ये ध्यान है। दूसरी, इस युग में आर्मोरिकन भू हलचलें हुई जिससे समुद्र स्थल की ओर अग्रसर हुए। कल्प में रेंगने वाले जीवों का स्थल पर आविर्भाव हुआ, रेंगने वाले जीव बनने शुरू हुए। यानी कि आप ये देखेंगे इसके बाद जो मेसोजोइक काल आएगा तो उसमें बड़े-बड़े रेंगने वाले जीव आ जाएंगे। अभी रेंगने वाले जीवों का आविर्भाव हुआ है तो इसे हम क्या कहते हैं? उभयचरों का युग भी कहते हैं। ठीक है। फिर है बड़े वृक्षों ग्लोसोप्टेरिस का काल भी है कहलाता है। अब ये जो नाम है वो याद होना मुश्किल है थोड़ा-सा, क्योंकि हम एग्जाम के टाइम तक जाएँगे तो हम भूलेंगे, ज़रूर भूलेंगे। तो आप ये ध्यान रखें उभयचरों का युग किसको कहते हैं? अच्छा, मत्स्य युग कौन-सा है? तो डिवोनियन। कार्बोनिफेरस क्या हो जाएगा? उभयचरों का युग हो जाएगा, जो स्थल और नभ दोनों में, स्थल और जल में दोनों में निवास करते हैं, चलते हैं। इस टाइप के जो जीव होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, ऐसे जीवों का विकास होगा। ठीक है। फिर है पर्मियन कल्प की बात करें। पर्मियन कल्प में, इस कल्प में हर्सिनियन हलचल हुई। कौन सी हलचल हुई है? हर्सिनियन। एक ह्यूरोनियन थी जो एजोइक में हुई थी। अभी हुई है हर्सिनियन हलचल हुई है, तृतीय पर्वत निर्माणकारी घटना जिसको हम कहेंगे, जिसमें जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस के वासजेस पर्वतों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आप कहेंगे तृतीय पर्वत निर्माणकारी घटना किस काल में हुई? तो हम कहेंगे पर्मियन काल में हुई। जबकि सिलुरियन में सेकेंडरी हुई थी, जिसमें अपलेशियन वगैरह बने थे। ठीक है। इसमें कौन सी हो रही है? टर्शियरी हो रही है, जिसमें ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी का है और वासजेस जो फ्रांस का है, उस पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। स्पेनिश मेसेटा, अल्टाई, तिएनसान और अल्पेशियन पर्वतों का विकास हुआ। ये पहले बन चुके थे, अब उनका क्या हो रहा है? वापस से विकास हो रहा है और ज्यादा वो बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। उभयचरों का और ज्यादा क्या हो गया? विकास हुआ। अब उभयचर की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो हम कहेंगे कार्बोनिफेरस में। उनका विकास कब हुआ है? पर्मियन में। और जैसे ही ट्रियासिक जुरासिक आएंगे तो बड़े-बड़े उभयचर हो जाएंगे। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं मेसोजोइक महाकल्प की बात करें, द्वितीय युग की बात करें। प्रथम युग कंप्लीट हो गया। द्वितीय युग की अगर हम बात करें तो द्वितीय युग में इसको प्राचीन और नवीन जीवन का संधि काल कहा जाता है, क्योंकि बीच वाला ये काल है। इसमें नए और प्राचीन दोनों के गुण आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो संधि काल कहेंगे। इसमें पहला काल है ट्रियासिक काल, जो कि 22 करोड़ वर्ष पूर्व से 18 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहने वाला। ठीक है। ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। ट्रियासिक की बात करो, सबसे कठोरतम काल अगर किसी को पृथ्वी पर माना जाता है तो वो कौन सा है? ट्रियासिक काल है, क्योंकि इस काल में जलवायु शुष्क होने के कारण उष्णता बढ़ गई, जिससे अधिकांश जीवन क्या हो गया? नष्ट हो। निम्न कोटि के स्तनपायी जीवों का विकास हुआ, अतः इसे उर्गों का युग भी कहा जाता है, एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। निम्न कोटि के जो स्तनपायी जीव हैं उनका विकास हुआ, अब वापस से विकास होना शुरू हुआ। गोंडवाना महाद्वीप का विभाजन हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत, दक्षिण मध्य अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के ठोस स्थल में बंटा। यानी कि गोंडवाना लैंड का यहाँ विभाजन हुआ। ह्यूरोनियन हलचल के कारण पेंजिया जो था वो 4 शील्ड में विभाजित हुआ। ठीक है। कैनेडियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड, साइबेरियन शील्ड और गोंडवाना शील्ड। अभी मेसोजोइक के ट्रियासिक काल में लगभग 22 करोड़ से 18 करोड़ वर्ष पूर्व के मध्य गोंडवाना लैंड विभिन्न भागों में विभाजित हो रही है, जिसमें नाम आता है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, दक्षिणी मध्य अमेरिका, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका। ये सारी बातें। इसी समय मेंढक और कछुए की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। ट्रियासिक की बात है। ट्रियासिक के बाद आया जुरासिक काल। तो जुरासिक हमें पता है, जुरासिक पार्क यानी डायनासोरस, है ना? टेरोडेक्टाइल, ये सारी चीजें हुई थी। तो आपको याद रखना है उभयचरों उर्गों का विकास और प्रसार हुआ। उभयचर तो पहले से ही थे अपने पास, उनका भी विकास हो रहा है। और जो रेप्टाइल्स हैं, जो उर्ग हैं, उनका भी क्या हो रहा है? यहाँ पर विकास हो रहा है और वो बड़े भारी हो गए हैं, बदसूरत हो गए हैं। वो अपने आप को ढो पाने में, इतना ज़्यादा वज़न है कि अपने आप को ढो पाने में सक्षम नहीं है। तो स्थलीय रूप में इसको देखें, उर्गों का विकास हुआ, उसमें स्थल रूप में डायनासोरस का विकास हुआ, डायनासोरस जो बने। जलचर के रूप में प्लियोसोरस, ये प्लियो है, ठीक है? प्लियोसोरस का विकास हुआ प्लस इच्थियोसोरस का विकास हुआ। और नभचर के रूप में टेरोडेक्टाइल का विकास हुआ।
अब ये नाम ये याद होना मुश्किल है, प्लियोसोरस थोड़ा-सा मुश्किल है, इच्थियोसोरस मुश्किल है, लेकिन आपको डायनासोर तो याद ही है। डायनासोरस का विकास हुआ था, जुरासिक काल में हुआ था। 18 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व की बातें हैं। उभयचरों उर्गों का विकास प्रसार हुआ था। सबसे पहली बारी पुष्प वाली वनस्पति का आविर्भाव इस युग में हुआ था और भारत की राजमहल तथा सिलहट की पहाड़ियां इसी कल्प में विकसित हुई थी। ठीक है, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है जुरेसिक या जुरासिक कल्प के बारे में। नेक्स्ट है क्रिटेशियस का। पहली पर्वत निर्माणकारी घटना हुई है प्रीकैम्ब्रियन काल में, अरावली की उत्पत्ति हुई थी, विंध्यन कुडुप्पा इन सब चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी। दूसरी पर्वत निर्माणकारी घटना कब हुई है? सिल्यूरियन कल्प में हुई है। तीसरी निर्माणकारी घटना हुई है कब? पर्मियन कल्प में हुई है, जिसमें जर्मनी का जो आपके ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, ये सारे जो पर्वत हैं, वास्जेस फ्रांस का, इनकी उत्पत्ति हुई। चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी घटना हुई है क्रिटेशियस काल में। और वो कब तक चलेगी? पूरे सियोनोजिक कल्प तक ये घटना जो है वो चलती रहेगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है, याद रखना है। इसके लिए यहाँ देखें आप कि भाई क्रिटेशियस काल, इस युग में चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी घटना प्रारंभ हुई जो सियोनोजोइक महाकल्प तक जारी रही। इस कल्प में रॉकी, एंडीज एवं यूरोप के कई पर्वतों की उत्पत्ति भी हुई। सियरा नेवादा पर्वत का निर्माण भी इसी कल्प में हुआ। इसी कल्प में दक्कन लावा पठार का भी विकास हुआ। आपसे कह दे कि भाई ये जो क्वेश्चन है ऐसा बन सकता है कि दक्कन लावा पठार के संदर्भ में इन प्रश्नों पर विचार कीजिए और कह दे क्रिटेशियस युग में लावा के उद्गार के कारण इसका निर्माण हुआ, तो ये बात सही हो जाएगी कि क्रिटेशियस युग जो कि 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 7 करोड़ वर्ष पूर्व के मध्य था, इसी काल में भारत के दक्कन पठारी भाग पर ज्वालामुखी क्रिया का उद्गार हुआ, जिससे दक्कन पठार एवं काली मिट्टी का क्या हुआ है? विकास हुआ। पतझड़ वृक्षों का विकास हुआ, जिसमें मैग्नोलिया और पॉपुलर पर्याप्त मात्रा में इनका विकास हुआ, यानी कि पतझड़ वनस्पतियां यहाँ पर उगना शुरू हो गई। ये सारी बातें किसकी है? आपके क्रिटेशियस काल की। और मेसोजोइक कल्प यहाँ पे होता है पूर्व। अब मेसोजोइक कल्प को फिर से आप थोड़ा सा डिफाइन करें तो ट्रियासिक, जुरेसिक और आपकी क्रिटेशियस काल था। क्रिटेशियस काल में एक पर्वत निर्माणकारी घटना, चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी घटना घटित हुई, अंतिम पर्वत निर्माणकारी घटना घटित हुई। रॉकी, एंडीज और यूरोप के कई पर्वत बने, लेकिन हिमालय अभी तक नहीं बना। हिमालय आगे बनेगा। हिमालय सियोनोजोइक के इयोसिन कल्प में बनना शुरू होगा। तो सियोनोजोइक जो तृतीय युग हम कहते हैं, 7 करोड़ वर्ष पूर्व से 4 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इसका पहला जो काल है वो है इयोसीन काल है। पिछले युग में निर्मित पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई में पुनः वृद्धि हुई, यानी कि उनकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, विस्तार हो रहा है उनका। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का विकास हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सियोनोजोइक के इयोसीन महाकल्प में हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का क्या हुआ है? विकास हुआ है। वृहद ज्वालामुखी क्रिया के कारण आर्कटिक क्षेत्र, स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड और प्रायद्वीपीय भारत पर अत्यधिक लावा का जमाव भी इसी समय देखने के लिए मिला। खरगोशों की उत्पत्ति इसी समय हुई और वृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सियोनोजिक काल में वृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। हालांकि चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी घटना घटित कब हुई? प्रारंभ कब हुई? तो प्रारंभ हुई क्रिटेशियस का। ठीक, चले। दूसरा है ओलिगोसिन कल्प। तो आल्पस पर्वत श्रेणी का विकास हुआ। ठीक है, साथ में बिल्ली, कुत्ता, भालू आदि की उत्पत्ति हुई। वन मानुष का विकास सबसे पहले इसी काल में हुआ था। कब? ओलिगोसिन कल्प में, लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व के मध्य। तीसरा है मायोसिन कल्प। अल्प श्रेणी का विकास जारी रहा क्योंकि अल्प श्रेणी पीछे बन चुकी थी। लघु हिमालय का निर्माण और वृहद हिमालय की ऊंचाई में पुनः वृद्धि। तो लघु हिमालय का निर्माण हो गया है और साथ साथ में जो वृहद हिमालय उसकी ऊंचाई में और ज्यादा वृद्धि हुई। तो माउंट एवरेस्ट वगैरह, कंचनजंगा, मकालू, मसालू, कंचन, नाग तिब्बा, ये सारी चीजें यहाँ पर शुरू हुई। फिर ज्वालामुखी क्रिया अधिक सक्रिय रही और शार्क मछली का सर्वाधिक विकास हुआ। ये बात अपने लिए महत्वपूर्ण है कि शार्क मछली का विकास सबसे ज्यादा कब हुआ? तो आप बोलेंगे कब? मायोसिन कल्प में हुआ, जो कि सियोनोजोइक एरा का तीसरा कल्प है। ओके, शक है। चलिए, चौथा जो है प्लायोसीन कल्प की हम बात करें तो 1.10 करोड़ वर्ष से 10 लाख वर्ष पूर्व की बात, जिसमें महासागरों और महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप हमें प्राप्त हो गया। आज जैसा हमें महासागर और महाद्वीप दिखते हैं, वो कब हमें दिखने शुरू हुए हैं? तो प्लायोसीन कल्प में दिखने शुरू हुए थे। उत्तरी सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर का विकास भी इसी समय शुरू हुआ था और शिवालिक हिमालय का विकास भी इसी समय हुआ था। कब? तो लास्ट जो आपका प्लायोसीन काल है उसमें हुआ है। मध्यवर्ती मैदानों की उत्पत्ति इसी काल में देखने के लिए मिलेगी। हाथियों की उत्पत्ति और महान आकार वाली शार्क मछली का विनाश। पहले उत्पत्ति हुई है, इसमें महान एक मूवी बनी है मेगन। तो जो महान शार्क है, महान आकार वाली शार्क है, उनका क्या हो गया है? विनाश हो गया। कब? तो लास्ट सियोनोजोइक के चौथे प्लायोसिन कल्प में। खत्म हो गई बातें। तो ये हो गया आपका तीसरा टर्शियरी युग, सियोनोजोइक महाकल्प।
जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले इयोसिन, जिसमें वृहद हिमालय की उत्पत्ति हम कहेंगे। पिछले युग में पर्वतों का और ज्यादा विकास हुआ होगा और खरगोशों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत पे लावा का जमाव हुआ है, ये सारी बातें। ओलिगोसिन में आल्पस पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई है और वन मानुष की उत्पत्ति हुई है। मायोसिन में आल्पस में वृद्धि हुई है, लघु हिमालय उत्पन्न हुआ है, वृहद हिमालय में वृद्धि हुई है और ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय रही और शार्क मछली का आविर्भाव हुआ था, विकास हुआ था। प्लायोसिन में महासागर और महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप सामने आया। उत्तरी सागर, काला सागर, कैस्पी सागर, अरब सागर दिखा अपने को, सामने दिखा। शिवालिक की उत्पत्ति हुई, हाथियों की उत्पत्ति हुई, मध्यवर्ती मैदानों की उत्पत्ति हो गई और महान आकार वाली शार्क मछली का क्या हो गया है, विनाश हो गया है। तो ये सारी बातें हैं। फिर है नियोजोइक महाकल्प, चतुर्थ महाकल्प, लास्ट। ठीक है, नियोजो की अगर हम बात करें तो नूतन जिसको हम कहेंगे और चतुर्थ युग जिसको कहेंगे, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है प्लीस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन। प्लीस्टोसीन जो है वो हमारा चलता है 10 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। होलोसीन जिसको हम मनुष्य युग भी कहते हैं, ये चलता है 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान। ठीक है, तो हम बात करेंगे प्लीस्टोसीन के, तो ये अंतिम हिमयुग है। इस समय बहुत सारे हिमयुग आए हैं, अमेरिका में 4 आए हैं, ब्रिटेन में 4 आए हैं। तो पेंक और ब्रुकनर ने बताया है, हमें अभी देखेंगे इन सभी को। तो सबसे पहले प्लीस्टोसीन कल्प, जिसका काल है 10 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। पहली लाइन ये हो गई, किस महाकल्प का है तो वो हो गई। आगे कौन था, पीछे कौन था, ये सारी बातें आपके कुछ 3-4 पॉइंट आपके सामने हैं, बेसिक पॉइंट जो आप हर एरा में लिख सकते हैं, हर कल्प में लिख सकते हैं। फिर है अमेरिका की महान झीलों का विकास किस काल में हुआ, प्लीस्टोसीन में। पृथ्वी पर अंतिम हिमयुग कब आया, प्लीस्टोसीन में। नॉर्वे के जलमग्न तटों का विकास हुआ, जिसमें फ्योर्ड तट, उसका विकास भी कब हुआ, आपके प्लीस्टोसीन में हुआ। शिकार हेतु मानव ने पत्थरों के औजार बनाए और मानव अपने जन्मस्थली अफ्रीका से यूरोप और एशिया में पहुंच गया। ये कब हुआ है, सारी चीजें ये हुई है प्लीस्टोसीन काल में घटित हुई है। फिर है वर्तमान के हाथी, घोड़े और बैल का विकास और पक्षियों का आविर्भाव, पक्षियों का निर्माण इसी काल में देखने के लिए मिलता। तो ये सारे के सारे कालक्रम के अनुसार ये हुआ। अब इसमें से कुछ हिमयुग आए होंगे, उन हिमयुगों को देख लेते हैं एक बारी। तो यहां से आप आराम से देख पाएंगे हिमयुग। तो सबसे पहले नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन और विस्कासन, 4 नाम हैं अमेरिका के हिमयुग जिनको हम कहेंगे। तो पहला नाम है नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, विस्कासन। और प्रत्येक हिमयुग के बीच में एक अंतर हिमयुग भी आएगा, जिसको हम अवांतर कहेंगे। यहाँ अवांतर लिखा है, अवांतर नहीं है, ये अवांतर है। ठीक है, इंटर आइस एज जिसको आप कहेंगे, अवांतर या अंतर हिमयुग जिसको कहेंगे। तो आपसे पूछ ले कि ऑफ्टेनियन, ठीक है, ऑफ्टो या अफ्टोनियन कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे नेब्रास्कन और कंसान के बीच में क्या है, ऑफ्टोनियन है, अफ्टोनियन है। यारमाउथ किसके बीच में है, तो कंसान और इलिनोइन के बीच में जो अवांतर है वो है यारमाउथ। संगमन किसके बीच में है, तो आप कहेंगे इलिनोइन और विस्कॉन्सिन के बीच में जो है वो है संगमन। ठीक है, कभी नहीं पूछा, अब तक प्रश्न नहीं आया है। हालांकि नेट में आ जाता है, फर्स्ट ग्रेड में आ जाता है, जो सब्जेक्ट के पेपर उनमें आ जाता है, लेकिन पीसीएस एग्जाम में नहीं आया है, कभी यूपीएससी में नहीं आया है। लेकिन फिर भी याद रखिए, थोड़ी वो छोटी छोटी बातें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। तो आपको याद रखनी है अमेरिका के 4 हिमयुग जो कि प्लीस्टोसीन काल में आए थे। पहला नाम है नेब्रास्कन, दूसरा कंसान, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन। इनके बीच में अंतर हिमयुग अवांतर होंगे। अवांतर में पहला जो है ऑक्टोनियन है, जो नेब्रास्कन और कंसान के बीच में है। दूसरा जो है कंचान और इलिनोइन के बीच में यारमाउथ, और इलिनोइन और विस्कॉन्सिन के बीच में संगमन। इसी तरह ब्रिटेन के बीच 4 हिमयुग हैं जिनको प्रेंक और ब्रुकनर ने निर्धारित किया। पहला है गुंज, दूसरा है मिंडेल, तीसरा है रिस और चौथा है ब्रुक। ये 4 हिमयुग ब्रिटेन के। तो निम्नलिखित में से ब्रिटेन के हिमयुग कौन से हैं, निम्नलिखित में से अमेरिका के हिमयुग कौन से हैं, ये जो क्वेश्चन है बनेगा। यार माउथ से आप क्या समझते हैं, लिखने के लिए मिल जाए, यार माउथ से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे कि प्लीस्टोसीन काल में अमेरिका में 4 हिमयुग आए। प्रत्येक हिमयुग के, प्रत्येक 2 हिमयुग के मध्य एक अवांतर होता है। यार माउथ भी एक अवांतर है, अंतर हिमयुग है, इंटराइसेस, जो कि कंसान और इलिनियोइन हिमयुगों के मध्य में आया है। ये 2-3 नंबर में आप लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा और ज्यादा विस्तार से लिखना हो तो आप लिखेंगे आइस एज क्या होती है,
कि पृथ्वी पर तापमान धीरे-धीरे गिरने लगता है और पूरी पृथ्वी या पृथ्वी का अधिकांश भाग बर्फ की चादरों से ढका रहता है, जिसको हम आइस एज कहते हैं। क्लियर हो गई बात? और प्लीस्टोसीन काल में आइस एज आई और प्लीस्टोसीन काल में अमेरिका में 4 आइस एज देखे गए, जिनके नाम क्रमशः नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन। इसी तरह ब्रिटेन में भी 4 हिमयुग देखे गए, जिनका नाम है गुंज, मिंडेल, रिस और वुड। इन हिम युगों के मध्य इन लगातार 2 हिमयुगों के मध्य में एक अवान्तर आता है, अंतर हिमयुग आता है, इंटर आइस एज आती है, जिसमें पृथ्वी का तापमान पुनः धीरे-धीरे बढ़ने लगता है और पृथ्वी का जो तापमान है वो गर्म होने लगता है, पृथ्वी गर्म होने लगती है। इसी तरह से नेब्रास्कन और कंसान के बीच में ऑक्टोनियन है, इलिनियन और विस्कॉन्सिन के बीच में संगमन है, वहीं कंसान और इलिनोइन के बीच में यारमाउथ अवान्तर देखने को मिलता है। ये हो गई चर्चा यारमाउथ की। 5 नंबर का हो तो आपको थोड़ा-सा विस्तृत लिखने की आवश्यकता होती है। हालाँकि अब 2 नंबर का आरएएस में 2 नंबर का तो झमेला खत्म हो ही गया है, तो हमें 5 नंबर में इतना तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये आपके हिमयुग हैं और ये कब आए हैं? प्लीस्टोसीन काल में आए हैं। नेक्स्ट है होलोसिन शक, होलोसिन पीरियड अंतिम, जिसमें 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान तक की बात होती है। रेगिस्तानों और मरुस्थलों का उद्भव इसी में हुआ है और मानव युग या एज ऑफ मैन, ठीक है, इसी को कहा जाता है। कृषि और पशुपालन क्रियाएं यहाँ पर क्या हो गई है? प्रारंभ। ये है हमारे पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी या जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसको हम कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में एक आधा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और आरपीएससी जिस तर्ज पर चल रहा है, उस तर्ज पर यहाँ से क्वेश्चन बनाने की संभावनाएँ रहेंगी। इसी के साथ आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक-एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा और निश्चिंत रहें, ये जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं, जिसमें सविंदर सिंह, खुल्लर, माजिद हुसैन जैसी किताबों का नाम शामिल है। ओके, तो निश्चिंत रहें, आपके जो नोट्स हैं, वो एकदम प्रॉपर हैं, सही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी आप चाहें तो आप इन बुक्स जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, सविंदर सिंह विश्व का भौतिक भूगोल, माजिद हुसैन विश्व का भूगोल और साथ में विश्व के भूगोल, विश्व में भारत के भूगोल की खुल्लर की पुस्तक आती है, मैग्रो हिल की तीनों किताबें हैं, उनको आप प्रेफ़रेंस दे सकते हैं, उनमें आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।